हेलो दोस्तों, आज की वीडियो भी आप सबके लिए बहुत आसान होगी क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, शेप्स। इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट से लेकर और 3D फिगर्स तक सभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज का वीडियो बहुत आसान होने वाला है, फिर भी इसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की आज कोशिश करते हैं। मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओके, एक सेकंड में इसको जूम कर देती हूँ। ओके, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है तो ये पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट तो डायमेंशनलेस होता है, पॉइंट की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती। तो जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है वो आपको दिखाई कैसे देगा? ये अगर दिखाई दे रहा है तो या तो एक सर्किल हो सकता है या फिर ये कोई डिस्क हो सकती है, ये पॉइंट नहीं हो सकता। तो ठीक है, पॉइंट केवल एक लोकेशन होती है। अब इस पॉइंट में मैं एक लेंथ की डायमेंशन को ऐड कर देती हूँ। ओके, तो क्या बना है? लाइन बनी है। लाइन की एक डायमेंशन होती है लेंथ। लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपके पास लाइन की केवल लेंथ होती है, कोई सेकंड डायमेंशन नहीं होती, विड्थ नहीं होती। ये भी आपको दिखनी नहीं चाहिए, है ना? तो अगर ये दिखाई दे रही है तो इस वक्त इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, विड्थ है, तभी ये आपको दिखाई दे रही है। और ये मुझे बनानी इसलिए पड़ी क्योंकि आप लोगों को समझाना था, ठीक है ना? अब इसमें मैं एक डायमेंशन और ऐड कर देती हूँ। तब आपके सामने आई है कोई 2D फिगर, है ना? इसकी लेंथ है और विड्थ है, बट इसकी भी कोई मोटाई नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसको ऐसे आपको नहीं दिखा सकती, देखिए ये रहा रेक्टेंगल या ये रहा स्क्वायर, मैं ऐसे नहीं दिखा सकती। अगर इस फिगर को मुझे आपको दिखाना है तो मुझे इस पेपर को उठाना पड़ेगा। पेपर तो 3D ऑब्जेक्ट है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, है ना? तो ये आपको दिखनी तो शुरू हो गई क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई है, बट इंडिपेंडेंटली दिखाई नहीं देगा। अब इसमें एक लेंथ की डायमेंशन और ऐड कर देते हैं। ये बना है 3D ऑब्जेक्ट, जो इस 3D वर्ल्ड में आपको दिखाई देगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं उठा के आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, ये है ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और उसकी ऊंचाई होगी। तो ये होते हैं 3D ऑब्जेक्ट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इस 3D वर्ल्ड। एक डायमेंशन वाली चीज़ होती है, उसको बोलते हैं लाइन। तो लाइन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। लाइन के टाइप्स, कितने प्रकार की लाइंस होती है? लाइन स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है और इंक्लाइंड हो सकती है। इंक्लाइंड यानी किसी एंगल पे झुकी हुई, ठीक है? जो किसी एंगल पे झुकी हुई होती हैं उनको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइंस। वर्टिकल जो 90 डिग्री पर होंगी, हॉरिजॉन्टल जो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर होती हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल्स लाइन। लाइन पैरेलल हो सकती हैं, ओके, जो एक दूसरे को कहीं तक एक्सटेंड कर देना, जो नहीं मिलने वाली, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। और ये होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें एक लाइन देख रहे होंगे AB, एक लाइन देख रहे हो CD। तो ये AB लाइन CD लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को एक्सटेंड करो और इस लाइन को एक्सटेंड करो तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक किसी एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। और ये एंगल हर जगह समान ही रहेगा। ये लाइन का एंगल आप यहाँ पर नाप लो तभी भी 45 या जो भी इसका एंगल है 45 डिग्री पे मान लेते हैं कि ये मिल रही हैं। तो 45 डिग्री पर इनका एंगल यहाँ नाप रहे हो तो भी 45 डिग्री होता है, और यहाँ नाप रहे हो तभी भी वो 45 डिग्री ही होगा। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात आई है तो दो लाइंस एक दूसरे को एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो एंगल को समझ लेते हैं, एंगल क्या होते हैं। अगर थीटा यानी एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। और अगर वो 90 डिग्री के बराबर हो, थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, तब उसको बोलते हैं राइट एंगल। और 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा जो एंगल होता है
उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 हो जाए अगर एंगल तो उसको नाम दिया जाता है स्ट्रेट एंगल, और 180 से बड़ा 360 से छोटा जो एंगल होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। जब वो एंगल 360 डिग्री हो जाए यानी एक सर्किल पूरा कर लेता है तो उसको कहा जाता है फुल या कंप्लीट एंगल। ठीक है, और ये सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नापे जाएंगे। ओके, अब ट्राइंगल्स के बारे में जान लेते हैं। ट्राइंगल क्या होते हैं? 3 साइड के क्लोज फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो 3 साइड से हमारा पॉलीगन स्टार्ट हो जाते हैं, बहुभुज स्टार्ट हो जाते हैं। 2 साइड से तो एंगल बने होते हैं, तो 3 साइड की पहली पॉलीगन आता है उसका नाम है ट्राइंगल। इसमें 3 एंगल होंगे। जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, और इसमें जो एक साइड है और दूसरी साइड है, 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। देन आपका आता है आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी। 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, तीसरा एंगल अलग होगा। ठीक है, ये होता है समद्विबाहु। इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, ये, और तीसरी भुजा अलग होती है, तो एक एंगल भी अलग होगा, 2 एंगल्स सेम होंगे। देन आपका आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में तीनों भुजा ही अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें तीनों भुजा अलग हैं तो तीनों एंगल्स भी अलग होंगे। देन आपका आता है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं चतुर्भुज की, क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो आपके 4 भुजा वाले होते हैं। तो 4 भुजा वाले में भी ये पॉलीगन जो है आपका चतुर्भुज जो है ये रेगुलर है, क्योंकि देखो ये इस सेंटर लाइन से इधर भी सिमेट्रिकल है और इधर भी सिमेट्रिकल है, तो ये रेगुलर पॉलीगन में आता है। तो ये भी अपने एक्सिस के इधर भी जैसा है वैसा ही इस साइड भी है, तो ये भी आपका रेगुलर पॉलीगन्स में आता है। तो ये आपका होगा, इसको कहा जाता है स्क्वायर। इसमें दोनों भुजा बराबर होती हैं और इसमें दोनों भुजा बराबर है, ये इसी का भाई है, इसको बोला जाता है रोम्बस। और ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपका पैरेललोग्राम, इसको बोला जाता है ट्रेपीजियम। ये भी तो चतुर्भुज है ना। इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है, बराबर नहीं, समांतर। तो ये होता है आपका ट्रेपीजियम। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइंगल, इसके टाइप्स आप लोगों ने पढ़ लिए। क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में आपने जान लिया। ये सारे पॉलीगन्स जो होते हैं हमारे कोर्स में जो हैं रेगुलर पॉलीगन्स हैं, जो अपने एक्सिस के इधर और इधर दोनों तरफ सिमेट्रिकल होते हैं, तो यानी इनकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो इसको बोला जाता है ट्राइंगल। 3 साइड्स वाले को, 4 भुजा वाले को बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, 5 भुजा वाले को बोला जाता है पेंटागन। पेंटागन में भी 5 भुजा बराबर हैं, है ना। हेक्सागन, जिसको 6 भुजा वाले को बोला जाता है हेक्सागन। 7 भुजा वाले को बोला जाता है हेप्टागन या सेप्टागन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 8 भुजा वाले को बोला जाता है ऑक्टागन। 9 भुजा वाले को बोला जाता है नैनोगन। 10 भुजा वाले को बोला जाता है डेकागन। ओके, ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का योग तो हमने देख लिया, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के, 5 भुजा वाले के, 6 भुजा वाले के, इनके आंतरिक कोणों का योग पता है आपको? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आपको केवल इतना ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला में सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब इसमें n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। जिस भी पॉलीगन को आपको इंटरनल एंगल्स निकालना है तो उसका सम निकल के आएगा, जोड़ निकल के आएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में आपको जिस भी पॉलीगन का निकालना है, मानो 6 भुजा वाले का निकालना है तो यहाँ पे 6 लिख देना है। 2 × 6 - 4 इंटू 90 डिग्री, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। और अगर एक एंगल पूछा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सम पूछ रहा है या फिर
एक एंगल पूछ रहा है, तब आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अगर एक एंगल पूछा है। और ये सब है रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उनमें रेगुलर पॉलीगन्स हैं तो नंबर ऑफ जो साइड्स हैं, साइड्स जो डायमेंशन है वो बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। ओके, अगर पॉलीगन हो इनफाइनाइट साइड्स का तो उसका नाम है सर्किल। तो सर्किल के बारे में अब जान लेते हैं। सर्किल क्या है? सर्किल है एक ऐसे बिंदु का रास्ता। इसके पार्ट्स पहले पढ़ लेते हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका सेंटर चाहिए, राइट? तो सेंटर चाहिए, सेंटर के बाद आपको एक रेडियस चाहिए होता है किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए। ये है जनरेटिंग पॉइंट जो अभी यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना। तो जनरेटिंग पॉइंट द्वारा एक फिक्स बिंदु से चला गया रास्ता वो हमेशा सर्किल बनाएगा। ये फिक्स दूरी क्या है आपकी? ये कहलाती है रेडियस। ठीक है, रेडियस का दुगना क्या होता है? वो होता है डायमीटर। इसको सबसे बड़ा कोण भी कहा जा सकता है। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस है जो जनरेटिंग पॉइंट द्वारा, जैसे यहाँ से जनरेटिंग पॉइंट चला था ना, तो जनरेटिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ वो आके ख़त्म हुआ उसने कितनी दूरी तय की है उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये हुआ सरकमफेरेंस। कोण होगा जो, ये भी तो डायमीटर जैसा ही है बट ये डायमीटर से थोड़ा अलग है क्योंकि डायमीटर तो सेंटर से होके जाता है। कोण भी सर्किल को सरकमफेरेंस पर टच करता है दो तरफ। तो बाकी जो अगर सेंटर से होके नहीं जा रहा है उसको कहा जाता है कोण। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोण सर्किल का क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है डायमीटर, क्योंकि देख सकते हैं कि ये वो लाइन है जो सर्किल के अंदर सबसे बड़ी सीधी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ये है वो डायमीटर। ओके, ये होता है टेंजेंट। अब जैसा हमने रेडियस पढ़ लिया तो दो रेडियस और एक आर्क से मिलके जो बना होता है उसको कहा जाता है सेक्टर। और एक कोण और एक आर्क से मिलके जो बना होता है उसको कहा जाता है सेगमेंट। ठीक है, और ये होता है आर्क। सरकमफेरेंस पर कोई भी एक कर्व्ड लाइन उसको बोला जाएगा आर्क। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ सर्किल। अब 3D ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक को कहा जाता है प्रिज्म और एक को कहा जाता है पिरामिड। ये कहलाते हैं प्रिज्म, जो बेस के अकॉर्डिंग ही ऊपर भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। ये है प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म, क्योंकि इसका बेस कैसा है? स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है। और ये कहलाता है स्क्वायर पिरामिड। इसमें ये जो बेस है स्क्वायर शेप का है बट ये एक पॉइंट पर, वर्टेक्स पर जाकर, शीर्ष पर जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, ये है स्क्वायर पिरामिड, ये है स्क्वायर प्रिज्म, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म और ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। ये प्रिज्म है क्योंकि इसका बेस कैसा है? ट्रायंगल शेप का है और ऊपर भी आपको ट्रायंगल ही मिल रहा है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और ये ट्रायंगुलर बेस है तो ऊपर जाके एक वर्टेक्स पे मिल रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। पेंटागन प्रिज्म, तो क्योंकि इसका बेस भी पेंटागन शेप का है और पेंटागन ही आपको ऊपर मिल रहा है, ये हुआ पेंटागन प्रिज्म। ये हुआ पेंटागन पिरामिड, इसका बेस कैसा है? पेंटागन शेप का है और ऊपर वर्टेक्स पे मिल रहा है, ये हुआ पेंटागन पिरामिड। इसका सर्कुलर शेप है ना, तो ये बेलन कहलाएगा। और ये आपका सर्कुलर शेप के साथ, अगर इसका बेस सर्कुलर शेप का है, इसको ये वर्टेक्स पे मिल रहा है, इसको कोन कहा जाता है। जो प्रिज्म और पिरामिड होते हैं इनका जो फेसेस हैं वो किस शेप के होते हैं? बेस की बात नहीं कर रहे, फेसेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो फेसेस हैं, जो प्रिज्म है इसमें तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अगर हाइट कम है तो वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है और रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। तो इसके फेसेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इसका भी देखोगे आप, ये भी प्रिज्म है ना, तो इसके भी फेसेस रेक्टेंगल शेप के हैं। इसके फेसेस जो पिरामिड होता है उसके फेसेस ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ट्रायंगुलर है ना ये बेस, और पिरामिड है ट्रायंगुलर पिरामिड, बट इसका जो फेस है वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। इसमें स्क्वायर पिरामिड है तो इसके भी फेसेस किस शेप के हैं? ट्रायंगुलर शेप के हैं।
पेंटागन पिरामिड, इसके भी फेसेस ट्रायंगुलर शेप के हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट भी होते हैं? हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।